हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब मैं समझाता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला भी था कि फंक्शंस का जो चौथा टॉपिक व्युत्क्रमणीय फलन, जो शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ी हिंट भी दी थी, व्युत्क्रमणीय फलन में अगले टॉपिक में समझाऊंगा, यानी कि चौथा टॉपिक व्युत्क्रमणीय फलन। अगर कोई फलन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यदि फलन f a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि यह एक एकेकी आच्छादक फलन है। ध्यान रखें, केवल ऐसा फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, और इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर y, क्योंकि इतने तो हम तो जानते ही हैं, जहां x बिलोंग करता है a को और y बिलोंग करता है b को, क्योंकि x प्रांत का अवयव और y सह प्रांत का अवयव। यहां मैंने लिखा भी है जहां x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, तभी फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है। यानी केवल ऐसा फलन ही व्युत्क्रमणीय फलन होगा जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। अगर वो एकेकी नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता, या वो आच्छादक नहीं है तो भी व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकता। तो किसी भी फलन को हमें अगर ये प्रूव करके दिखाना है कि वो व्युत्क्रमणीय फलन है, हमें उसे दोनों ही पार्ट प्रूव करके दिखाने पड़ेंगे कि वो एकेकी फलन भी है और एक आच्छादक फलन भी है। इस कंडीशन में हम इनवर्स को एफ इनवर्स से निरूपित करते हैं। अगर एफ फलन ए से बी पर परिभाषित था तो जो इसका व्युत्क्रम यानी एफ इनवर्स होगा वो बी से ए पर परिभाषित होगा। ये मैंने लिखा भी है कि बी से ए पर परिभाषित है, इस प्रकार की एफ इनवर्स y बराबर x, जहां y बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। यह बात ध्यान रखें, फलन f का जो प्रांत होता है वो f इनवर्स का सह प्रांत होता है, और जो फलन f का सह प्रांत होता है वो f इनवर्स का प्रांत होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब यहां fx बराबर y था, हम f को अगर इधर ले जाएं तो कुछ लोग कहते हैं कि बटे में जाएगा, ऐसा नहीं, ये f इधर जाके वो इनवर्स होगा। यानी कि अगर fx बराबर y है तो इसे हम यही पढ़ेंगे कि f इनवर्स y बराबर x। यही चीज मैंने नीचे लिखी। अब इसी से संबंधित पहले एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं मैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 जो प्रश्नावली 1.3 का है। बाकी मैंने 9 आपको फोटो भेजूंगा, 6, 7, 8 आपको होमवर्क में करने हैं। एक फलन हमें दिया गया है, फलन fx बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4। ये फलन के लिए डोमेन r माइनस के 4/3। इसका मतलब है माइनस के 4/3 को छोड़कर जितनी वास्तविक संख्याएं हैं वो इस फलन का डोमेन है। लेकिन यह बात ध्यान रखें, बुक में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसका सह प्रांत यानी कि परिसर दे रखा है, कुछ भी कह सकते हैं, वो केवल r लिख के दिया है, वो r माइनस 4/3 है, उसे बुक में ठीक कर लें। यानी 4/3 को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं वो इसका सह प्रांत है। तो एक फलन इससे परिभाषित है, यानी प्रांत से सह प्रांत तक इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4। हमें ये पहले देखना है कि वाकई एकेकी और आच्छादक है या नहीं। अगर ये एकेकी आच्छादक है तभी इसका व्युत्क्रम संभव है। तो ये पिछली प्रश्नावली में भी जैसे आपको समझाया था कि हम एकेकी कैसे जांच करते हैं। माना fx1 बराबर fx2, fx1 यानी कि 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 बराबर 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसे सिद्ध करके ये आया x1 बराबर x2, यानी कि ये एक एकेकी फलन है। ये बिल्कुल वही चीज थी, कोई ये आपका रिवीजन ही है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, ये एकेकी सिद्ध हो गया। अब आता है आच्छादक जांच करना। जैसे कि मैंने पहले बताया था, माना y बराबर fx, यहीं से हम शुरुआत करते हैं, यानी y बराबर fx की जगह हमने fx का मान लिखा। हम x का मान निकालते हैं y के पदों में। यहां भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर x वाले पद एक तरफ लिख के बाकी दूसरी तरफ, x का मान निकल के आया 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब y का मान हम 4/3 नहीं ले सकते, क्योंकि y का मान अगर हम 4/3 लेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, इसलिए यहां पे दिया भी था लेकिन बुक में मिसप्रिंट था। यहां भी देखो माइनस के 4/3 इसलिए था क्योंकि अगर हम माइनस के 4/3 रखते हैं तो ये अनंत हो जाएगा। तो इसका मतलब 4/3 को छोड़कर y का कोई भी अगर हम वास्तविक मान लें तो इसे हल करके कोई ना कोई x का वास्तविक मान ही निकल के आएगा, और वो इसी को ही बिलोंग करेगा जो उसका प्रांत दे रखा है। यही मैंने लिखा, y के प्रत्येक मान के लिए अगर y इसे बिलोंग करता है, 4/3 को छोड़कर कोई भी अगर वास्तविक संख्या है, तो y के प्रत्येक मान के लिए यानी सह प्रांत के प्रत्येक मान के लिए प्रांत का कोई ना कोई मान अवश्य निकल के आएगा। इसका मतलब ये होता है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित है। वो लाइन मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो आपका रिवीजन ही था। यानी ये प्रूव करता है इस बात को कि फलन f एक आच्छादक फलन है, क्योंकि अगर सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित होगा तो वो फलन आच्छादक ही होता है।
अब ये फलन है एकेकी आच्छादक फलन है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय फलन भी है। मैंने ये लिख दिया कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब केवल आपको ये बात सीखनी है कि हम व्युत्क्रम फलन निकालते कैसे हैं। जो मैंने यहां पे लाइन लिखी कि माना y बराबर एफ एक्स, तो ये मैंने ऊपर भी समझाया था, अगर हम f को इधर लेके आए तो वो f इनवर्स हो जाएगा, यानी कि f इनवर्स y बराबर x, f इनवर्स y बराबर x, और हमने x का मान जो ऊपर निकाला वो यहां रख दिया, यानी कि f इनवर्स y बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y। यही इनवर्स फलन है, यही आपका उत्तर भी है। बस इन्होंने ये बात की क्योंकि बहुविकल्पीय है, इन्होंने f इनवर्स को भी g से परिभाषित कर दिया, तो मैंने f इनवर्स को हटा के वहां पर g लिख दिया, यानी कि gy बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये कोई जरूरी नहीं कि आप g लिख के दिखाएं, आप f इनवर्स y बराबर इस तरीके से ही लिखा हुआ छोड़ दें। ये केवल मुझे बहुविकल्पीय की वजह से करना पड़ा, यानी ये आपका उत्तर हुआ। ये आपको केवल इनवर्स निकालना सीखना है, इनवर्स भी आप निकाल चुके, केवल आपको एक लाइन में लिख के दिखाना है, ये आप पहले ही सीख चुके हैं। तो ये आपको इस तरीके से करने हैं। जो छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन है, नवा मैंने करके दिखाया, वो बिल्कुल इसी तरीके की हैं। अब एक पांचवा टॉपिक मैंने जैसा हिंट भी दी थी, तत्समक फलन, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अगर कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स, यानी हम एक्स का कोई भी मान रखें, उत्तर भी हमारा वही निकल के आए। कोई भी मान रखें, उत्तर हमारा यही निकल के आता है, यानी कि x, यानी 1 रखूं तो उत्तर 1 आएगा, 10 रखूं तो उत्तर 10 आता है। तो ऐसे फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं और इसे i से निरूपित करते हैं, यानी कि आई एक्स बराबर x, ये एक तत्समक फलन ही होता है। कोई भी अवयव अगर अपने आप से संबंधित हो तो ऐसे फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। ये तत्समक फलन की जरूरत यहां पड़ती है, जो छठा टॉपिक मैंने समझाया। अगर दो फलन f और g इस प्रकार हैं कि हम इनका संयोजन निकालें, एफ ओ जी, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो हमारा तत्समक फलन ही निकल के आए, या हम जी ओ एफ का मान निकालें, वो भी एक तत्समक फलन निकल के आए, यानी कि हम यहां पे कोई भी मान रखें एक्स का, उत्तर हमारा वो ही निकल के आए। लेकिन दोनों कंडीशन में हम एफ ओ जी का भी मान निकालें, जी ओ एफ का भी मान, हमारा दोनों तरफ से उत्तर अगर एक तत्समक फलन निकल के आया, यानी जो भी हम मान रख रहे हैं एक्स का वही निकल के आए, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन होते हैं, यानी कि इनवर्स। इसी कंडीशन में मान लीजिए आपने ये तो प्रूव करके दिखा दिया कि एफ ओ जी का मान तो आई एक्स है, लेकिन जी ओ एफ का नहीं आ रहा, तो वो एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं होंगे, दोनों ही कंडीशन सही होंगी तभी वो व्युत्क्रम होते हैं। यानी एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एफ है, ये मैंने नीचे भी लिखा, एफ इनवर्स बराबर जी और जी इनवर्स बराबर एफ। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी फलन का अगर हम अपने व्युत्क्रम फलन के साथ संयोजन निकालें तो वो सदैव एक तत्समक फलन ही आएगा। यानी कि अगर हम f का संयोजन f इनवर्स के साथ निकालें, f ऑफ f इनवर्स, इसे आप यही चीज माने तो वो एक तत्समक फलन ही निकल के आएगा, या f इनवर्स ऑफ f, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम ही है। इसलिए यहां मैंने g लिख के दिखाया, यहां g को ही f इनवर्स कर दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये आपका 1.3 का जो दूसरा टॉपिक था इनवर्स, ये आपको मैंने समझाया। बाकी अगला टॉपिक यानी कि 1.4 एक्सरसाइज का वो आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।